हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स नीति में। तो आज हम क्लास 10th का एक चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण को स्टार्ट करने वाले हैं और इससे बड़े ही डिटेल में पढ़ेंगे। तो द्विघात समीकरण पढ़ने से पहले हम बहुपद के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि द्विघात समीकरण बहुपद का ही पार्ट है। बहुपद से ही इसकी उत्पत्ति हुई है द्विघात समीकरण की। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि द्विघात समीकरण किस प्रकार से दिखता है। तो पी एक्स इक्वल टू ए एन एक्स पावर एन प्लस, पहले तो इस तरह से लिखाएगा, फिर इसका घात कम होता जाता है, ए एन माइनस वन एक्स पे पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स पे पावर एन माइनस टू प्लस 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 ए एन एक्स पावर, यहाँ पे फिर वन आ जाता है, ए वन एक्स पावर वन प्लस ए ज़ीरो, और एक्स पावर ज़ीरो तो वन ही हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए अब हम यहाँ पर पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि ये सब क्या है। ये जो आपको दिख रहा है ना, ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू, ए वन, ए नॉट, ये सब वास्तविक संख्याएं हैं। क्या हैं? वास्तविक संख्याएं। तो यहाँ पर लिख देते हैं ए ज़ीरो, ए वन, ए टू, ए थ्री डॉट डॉट डॉट, ये सब क्या है? ये सब वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, और ये जो x है ना, x चर राशि है। आशा करते हैं कि आपको पता होगा कि चर राशि और अचर राशि कैसे कहते हैं। तो यहाँ पे x क्या है? चर राशि है। चर राशि क्या होता है? अज्ञात होता है, हमें पता नहीं होता है। और ये सब जो है ए वन, ए नॉट, ए टू, ए थ्री, ये सब कोई नंबर हैं, गणित का कोई नंबर है जो कि हमें पता है, और ये अज्ञात होते हैं, ये ज्ञात होते हैं। तो x क्या है? ये चर हैं, चर मान है जो कि अज्ञात होते हैं। ठीक है, और ये जो आप n देख रहे हैं, n क्या होता है? n कोई धनात्मक संख्या है, धनात्मक पूर्णांक है। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों मिल, जब ये इस पूरे भाग को हम पद कहते हैं। बहुपद पदों का मिश्रण होता है। जब एक पद होता है तो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं, जब दो पद होता है तब उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं, जब अनेक पद इस प्रकार से मिल गए तब उसे बहुपद कहते हैं। तो अगर हम इसी को यहाँ पे आगे देखते हैं, पी एक्स बराबर, अगर हम x के जगह पे हम 2 रखते हैं तो क्या मिलेगा हमें? सॉरी, n के जगह पे 2 रखते हैं तो a2 मिलेगा, x पावर 2 मिलेगा, फिर घटते चला जाएगा, a1 x पावर 1 प्लस a0, फिर ख़त्म, x पावर 0 तो 1 ही हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें यहाँ पे देखिए x जो चर है, इसमें सबसे बड़ा घात किसका है? इसी का है, और सबसे बड़ा घात क्या है? 2। तो इसे हम द्विघात बहुपद कहेंगे। इस बहुपद से ही द्विघात बहुपद की उत्पत्ति होती है। घात के आधार पर बहुपद को 3 भागों में हमने बांटा था, रैखिक बहुपद, इस प्रकार द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद। जब घात 2 आया तो ये क्या कहलाया? द्विघाती बहुपद। अब मान लीजिए कि यहाँ पे n के जगह पर हम 3 रख दिए तो क्या हो जाएगा? a3 x पावर 3 प्लस a2 x पावर 2 प्लस a1 x पावर 1 प्लस a0। अब इन सब में सबसे बड़ा घात किसका है? x का घात 3 है, घात 3 है, तो इसे हम क्या कहेंगे? त्रिघाती बहुपद कहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आपको बस केवल एक ही बात समझना है कि द्विघाती बहुपद का उत्पत्ति बहुपद से ही होता है। जितने भी बहुपद हो, जितने भी एक घाती हो, द्विघाती हो, त्रिघाती हो, जो भी हो, सब की उत्पत्ति किससे होती है? बहुपद से होती है। तो अब हम बात करेंगे सिर्फ द्विघाती बहुपद के बारे में, इसके बारे में केवल बात करेंगे। ठीक है,
तो द्विघाती बहुपद हम किसे कहेंगे? यहाँ पे डिफिनेशन लिखा हुआ है, यदि एक चर के किसी बहुपद का घात 2 हो तो उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे चर है ये x और इसका घात कितना है? 2 है, तो इसे क्या कहेंगे? द्विघाती बहुपद कहेंगे। तो साधारणतः हम द्विघाती बहुपद को इस प्रकार दिखाते हैं, ax² + bx + c। द्विघाती बहुपद इस रूप का होता है जहाँ पे a, b, c क्या होते हैं? वास्तविक संख्या होते हैं। यहाँ पे लिखना भी ज़रूरी है इसे, a, b, c क्या है? वास्तविक संख्या है। ठीक है। अच्छा, द्विघाती बहुपद में एक बात आप याद रखिएगा, यहाँ पर जो a है, a कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। a अगर 0 के बराबर हो जाएगा तो ये पूरा पद हट जाएगा, तब ये रैखिक बहुपद बन जाएगा। तो जब ये पूरा हट ही जाएगा तो द्विघाती बहुपद हम कैसे कहेंगे? इसलिए a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक बात ये। एक बात और समझेंगे कि a क्या है? x² के साथ गुणा में है, तो हम a को x² का गुणांक कहेंगे। तो a क्या है? सॉरी, इसे इस तरह से लिखेंगे, x² का गुणांक क्या है? a है। x का गुणांक क्या है? x के साथ कौन गुणा है? x के साथ b गुणा है, तो b लिख दिए। और c जो है अचर पद है, कोई नंबर होगा। अचर पद कौन है? c है। ठीक है, इस तरह का याद रखिएगा। तो कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं कि द्विघात बहुपद किस प्रकार से दिखता है। जैसे 3x² - 9x + 2। देखिए चर है x और इसका घात कितना है? 2। तो ये कौन सा बहुपद हो गया? द्विघाती बहुपद हो गया। और भी ले सकते हैं इसी तरह, y² - 2y। इसमें चर है y और इसका घात क्या है? 2। तो क्या हो गया? द्विघाती बहुपद हो गया। और ले लेते हैं 5 - 3z + 4z²। देखिए घात 2 है तो द्विघाती बहुपद। और ले सकते हैं 2x² + 1। इस पे भी x का घात कितना है? 2 है, तो क्या हो गया? द्विघाती बहुपद। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे आता है अब द्विघात बहुपद फलन। ठीक है, द्विघात बहुपद फलन। तो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कोई द्विघाती बहुपद ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं 2x² - 3x + 1। यहाँ पे हमने एक द्विघात बहुपद लिया है। अब देखिए यहाँ पे जो ये x है, x तो चर राशि है, x का मान हम जब भी बदल के रखेंगे तो इस पूरे द्विघात बहुपद का मान अलग अलग आएगा। तो एक बार ट्राई करते हैं, x का मान बदल के रखते हैं। जब हम x को 0 रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 2 × 0 - 3 × 0 + 1 = 1 मिल जाएगा। x जगह पे 1 रख के देखते हैं क्या मिलेगा? 2 × 1 - 3 × 1 + 1 = जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 2 1 3 3 - 3 0 मिल जाएगा। अब x जगह पे 2 रख के देखते हैं, तब क्या मिलेगा? 2 × 2 का स्क्वायर 4 - 3 × 2 + 1 = 0। सॉरी 0 नहीं, 4 दूनी 8 - 6 + 1, 8 - 5 बराबर में 3 मिल जाएगा। x की जगह पे 1/2 रख के देखते हैं क्या मिलता है? 2 × 1/4 हो जाएगा, -3 × 1/2 होगा + 1। जब इसे सॉल्व करेंगे तो देखिएगा कि आप सॉल्व कर ही देते हैं। 1/2 - 3/2 + 1, 2 एलसीएम लिए तो 1 - 3 + 2, 2 1 3 3 - 3 0। देखिए 0 मिल गया। जब भी हम x का मान रख रहे हैं अलग अलग, तो इस द्विघात बहुपद का मान भी क्या आ रहा है? अलग अलग आ रहा है। देखिए अलग अलग आ रहा है ना। तो ये द्विघात बहुपद जो है एक फलन का काम करता है।
फलन आपको हिंदी थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा, फलन का इंग्लिश होता है फंक्शन। ये जो द्विघात बहुपद है एक फंक्शन का काम करता है। जैसे आप कहते हैं ना कोई मशीन है तो कहा जाता है कि ये मशीन का ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, ये इस प्रकार से कार्य करता है। तो ये बहुपद, ये द्विघात बहुपद भी एक फलन का कार्य करता है, फंक्शन का कार्य करता है। अगर हम x का मान बदल कर रखेंगे तो इसका मान भी अलग अलग आएगा। जैसे एक होता है ना गेहूँ पीसने की मशीन, जब आप उसमें गेहूँ डाल दिए तो आपको तेल मिल जाएगा, आपको आटा मिल जाएगा। तो ये सब जो आंसर आया 1035 ये बस उसी आटे के प्रकार का है, ठीक है। तो जब हम x का मान 0 रखें तो बहुपद का मान हमें क्या मिला, 1 मिला। 1 क्या है, x का ही संगत मान है। तो इसे हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसे y के बराबर कर देते हैं, ठीक है। y के बराबर क्यों किया, क्योंकि ऐसे लिखना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसे एक जनरलाइज तरीके से लिख देते हैं। यदि x के लिए फलन ax² प्लस bx प्लस c है तो संगत मान y होगा ना। x का मान, x का अगर फलन है, इसमें देखिए x है तो ये x का फलन हुआ, x का फंक्शन हुआ। जब x का मान बदल कर रखेंगे तो y का मान भी अलग लगाएगा, तो संगत मान क्या आएगा, y आएगा। तो हम इसे इस प्रकार लिखेंगे, y = ax² प्लस bx प्लस c। इसके बारे में और आप डिटेल में आगे पढ़ेंगे क्लास 11-12 में। बस आप एक बात याद रखिएगा, जब भी इसे y के बराबर कर दिए तो ये एक फंक्शन का कार्य करता है। ये जो द्विघात बहुपद होता है, ये जो चर राशि होता है, एक फंक्शन का कार्य करता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, नेक्स्ट है द्विघात बहुपद के शून्यक। जैसा कि आपने अभी देखा, जब भी हम द्विघात बहुपद में x का मान बदल कर रख रहे थे तो बहुपद का मान भी अलग अलग आ रहा था, ठीक है। इसमें से कुछ 0 भी आ रहे थे, तो बस द्विघात बहुपद के शून्यक में यही बात है, x का वह मान जिससे द्विघात बहुपद का मान शून्य हो जाए, ठीक है, शून्य हो जाए, तो x के उस मान को हम द्विघात बहुपद का शून्यक कहेंगे। जैसे ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं, क्या है, 2x² - 3x + 1। तो इसमें हम क्या क्या रखेंगे, तो हमें 0 मिल जाएगा। तो इसमें हमने 1 रखा था तो 0 मिला, 1/2 रखा था तो हमें 0 मिला। तो इस द्विघात बहुपद का शून्यक क्या हो जाएगा, इसका शून्यक क्या होगा, इसका शून्यक हो जाएगा 1 और 1/2। तो इसका डेफिनेशन यही होता है कि x का वह मान जिसको द्विघात बहुपद में रखने पर हमें शून्य प्राप्त हो, उसे द्विघात बहुपद का शून्य कहते हैं, ठीक है। तो इसे भी एक अच्छे तरीके से जनरलाइज तरीके से लिख देते हैं। जैसे हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c का शून्यक x = अल्फ़ा होगा। इस द्विघात बहुपद का शून्यक अल्फ़ा होगा अगर इसमें अल्फ़ा रखने पे 0 आ जाए, होगा यदि a² प्लस b² प्लस c 0 के बराबर आ जाए। क्या, ax² प्लस bx प्लस c का शून्यक अल्फ़ा होगा, x = अल्फ़ा होगा यदि इसमें अल्फ़ा रखने पे हमें 0 मिल जाए। तो इसमें एक बात और याद रखिएगा कि सारा द्विघात बहुपद का शून्यक नहीं होता है, कुछ कुछ अपवाद भी होते हैं। जैसे कि x² प्लस x प्लस 1। अब इसमें आप x का कोई भी मान रख लीजिए, कभी भी ये 0 के बराबर नहीं आएगा, इसका
कोई भी शून्यक होगा ही नहीं, कोई शून्यक नहीं होगा। ये क्या हो गया? ये अपवाद हो गया। क्यों? क्योंकि ये द्विघात बहुपद तो है लेकिन इसका कोई शून्यक नहीं निकलेगा। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है द्विघात बहुपद के मूल। देखिए ये भी कुछ खास नहीं है, उसी की तरह है, शून्य की तरह ही है। तो यहाँ पे बहुपद नहीं होगा, यहाँ पे समीकरण होगा, द्विघात समीकरण। मूल हमेशा समीकरण का होता है। तो जैसा आपने देखा था, जब भी इस प्रकार रहे ax² + bx + c ऐसा रहे तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे बराबर कर देते हैं y के। जब भी इस प्रकार रहे तो इसे हम कहते हैं द्विघात बहुपद व्यंजक, द्विघात व्यंजक कहते हैं। लेकिन जब भी हम इसे ax² + bx + c इसे हम 0 के बराबर कर दें, जब भी इसे हम 0 के बराबर कर देंगे तब ये समीकरण कहलाने लायक होता है। तब इसे हम क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है। तो शून्यक और रूट मूल में यही डिफरेंस है कि शून्यक कैसे निकलता था, हम x का मान रख रख के चेक करते थे तो जो 0 आ जाता था उसे x के मान को हम शून्य कहते थे। लेकिन मूल हमें निकालना पड़ेगा, मूल हम निकालेंगे। ठीक है। जैसे वही एग्जांपल ले लेते हैं, 2x² - 3x + 1। इसका शून्य क्या था? 1 था और 1/2 था। तो उस समय हम रख रख के निकाले थे शून्य का, लेकिन अब इसे हम पहले ही 0 के बराबर कर देते हैं। पहले ही क्या करते हैं? 0 के बराबर कर दिए। अब हमें x का वह मान निकालना है जो इसे संतुष्ट करे कि इसमें x का मान रखने पे 0 के बराबर आ जाए। तो इसे अब हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस समीकरण को अब हम सॉल्व करेंगे। तो इसे सॉल्व करने के लिए ये जो मध्य पद है ना, इसको इस प्रकार से तोड़ेंगे। देखिए, सबसे पहले x² का गुणांक इस पद को, शुरुआत के पद को और एक लास्ट वाले पद को गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? 2x² × 1 क्या मिल जाएगा हमें? 2x² ही मिल जाएगा। तो अब इस मध्य पद को इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने पे तो 3x आ ही जाए, गुणा करने पे 2x² आए। तो क्या कर सकते हैं? 2x², इसको जैसे तैसे लिख दिया। ठीक है। 3x को कैसे लिख सकते हैं? 2x - x। 3x को तोड़ के हमने क्या लिखा? 2x - x। और यहाँ पे +1 है तो +1 कर दिए, बराबर में 0 कर दिए। देखिए 3x को तोड़ के हम लिखें 2x - x। जब 2x और x को गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 2x² मिलेगा। और जब इसको जोड़िएगा तो क्या मिल जाएगा? 3x मिल जाएगा। तो बस मध्य पद को इस प्रकार तोड़ना है कि गुणा करने पे ये आ जाए और जोड़ने पे वापस ये आ जाए। अगर यहाँ पे प्लस है, अचर पद के पहले प्लस है तो जोड़ने पे आना चाहिए, अगर यहाँ माइनस है तो घटाने पे ये आना चाहिए। इसे और भी आगे सॉल्व करना सिखाएंगे, इसका एक फार्मूला भी होता है। तो अब क्या करेंगे? कॉमन लेते हैं इसमें और इसमें। कॉमन क्या आ रहा है? 2x, तो x - 1 हो जाएगा। इन दोनों में कॉमन लेते हैं -1, तो x - 1 हो जाएगा, बराबर में 0। अब x - 1 को कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 2x - 1 = 0। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो ब्रैकेट का गुणनफल 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है? या तो ये 0 के बराबर होगा या तो ये 0 के बराबर होगा। दोनों में से कोई एक 0 के बराबर आ जाएगा तो गुणा होने पर वापस 0 हो जाएगा। तो या तो ये 0 के बराबर होना चाहिए, x - 1 0 बराबर होना चाहिए, या फिर 2x - 1 को 0 के बराबर होना पड़ेगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? x = 1 मिलेगा और यहाँ से 2x = 1, x = 1/2। देखिए शून्य के निकल गया ना, इसमें ये 1 और 1/2 क्या है? शून्य है, पिछले वाले की तरह। तो इस प्रकार हम मूल निकालते हैं। ठीक है। तो जब भी हम इस प्रकार के समीकरण को सॉल्व करेंगे तो x का जो मान आया, x = 1 और 1/2, इसे हम हल कहते हैं। इस समीकरण का हल कहते हैं या समीकरण का मूल कहते हैं। ठीक है।
तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, x का वह मान जिसको इसमें रखने पे 0 मिल जाए, जो इस द्विघात समीकरण को संतुष्ट करे, उसे ही क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण का मूल कहते हैं, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो इसे भी एक जनरलाइज तरीके से लिख देते हैं, जैसे यदि ax² प्लस bx प्लस c बराबर है 0 के, तो इसका एक मूल अगर अल्फ़ा है तो a² प्लस b अल्फ़ा प्लस c इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये एक समीकरण है। यदि ax² प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 एक समीकरण है, इसका एक मूल हमें पता है अल्फ़ा, तो अल्फ़ा को जब हम इसमें रखेंगे तो हमें 0 मिलेगा। ठीक है, आपको इस प्रकार से दिया रहेगा, एक मूल आपको दे दिया जाएगा और आपको से पूछा जाएगा कि चेक करके बताएं कि क्या यह इस द्विघात समीकरण का मूल है। तो आप क्या करेंगे, सिंपली उसको इसमें रख देंगे। अगर 0 आ गया, संतुष्ट कर दिया, तो कह देंगे कि हाँ यह इस द्विघात समीकरण का मूल है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।